सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के लाइव सेशन में। तमाम जो साथी हमारे साथ आज के सेशन के लिए जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। कक्षा की समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और लेंथ में भी थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ से आगे की कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, खास तौर पर यूनिट नंबर 7 की जो कक्षाएं हम करने वाले हैं उनमें। अभी तक हमारी जो भी कक्षाएं हो रही थी वो 1 घंटे 55 से 60 मिनट के आसपास उनकी अवधि रह रही थी। अभी आने वाले समय में जो क्लासेस होंगी यूनिट नंबर 7 की या फिर इस टाइम शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये 1.5 घंटे की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। हम सिलेबस को बहुत 6 महीने 7 महीने ना करें, इसलिए हम कक्षाओं को थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं और दिन के अंदर हो सकता है कि 2 शेड्यूल में आपकी क्लासेस हों। तो भाई चलते हैं। सभी को गुड इवनिंग। हम प्रमुख 4 तंत्र अभी तक पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 7 के अंदर हमने परिचय को पढ़ा, हमने कोशिका को पढ़ा, हमने उत्तक को पढ़ा, हमने श्वसन तंत्र को पढ़ा, हमने कंकाल तंत्र को पढ़ा, हमने परिसंचरण तंत्र और पेशी तंत्र का भी अध्ययन कर लिया है। अब बारी है कुछ और तंत्रों की, कुछ और शरीर के सिस्टम्स के बारे में जानने की। हालांकि जो 4 हमने तंत्र पढ़े हैं उतने महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं आते। महत्वपूर्ण का मतलब है ये शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से वो प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक गतिविधियों के अंदर अपनी भूमिका रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं। यहाँ पर अभी जो हम तंत्र पढ़ने वाले हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण शारीरिक गतिविधियों में नहीं होते हैं। तो हर तंत्र से आप मान के चलिए एक दो सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, कभी एक कभी दो, तो इस तरह से। लेकिन पहले के जो तंत्र हैं उनको आपने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ना है। वो चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। यहाँ हम चीजों को बिल्कुल एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक आधा सवाल आता है और आपको यहाँ पर सवाल देखते हुए चलना है। यहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से वो सवाल हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर हमेशा फोकस करता है। जी, ऐप के अंदर थोड़ा अपडेट चल रहा था। चलिए भाई शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र, एक तंत्र जिसके माध्यम से भोजन को लिया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे पचाया जाता है, वह पोषक तत्वों को अवशोषित या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तथा उन्हें रक्त के साथ लीवर में भेजा जाता है तथा बचे हुए अपशिष्ट या फिर वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, पाचन तंत्र का केवल इतना ही काम नहीं है कि वो पाचन का काम करेगा, वो पचाने का काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र 4 महत्वपूर्ण फंक्शंस को निभाता है। पहला है इंजेशन, निगलना, कि भोजन को निगलना है, फिर भोजन को ग्रहण करने का काम भी किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसको पचाने का काम, उसको तोड़ने का काम, उसको चाहे आप मैकेनिकली तोड़ लीजिए, चाहे आप उसको यांत्रिकी तरीके से तोड़िए, चाहे आप उसको केमिकली या रासायनिक रूप में तोड़िए, किसी भी तरीके से उसको तोड़कर उसके सरल स्वरूप में लाने का काम पाचन तंत्र कर रहा है। और दूसरा काम, सरल स्वरूप में लाने के बाद उसको पचाने का काम किया जा रहा है, उसको पचाने का काम किया जा रहा है। तो निगलने का, भोजन को ग्रहण करने का काम, भोजन को पचाने का काम, उसके बाद जो भी उसके अंदर पोषक तत्व आए हैं, जो भी पोषक तत्व आए हैं उनको अवशोषण करने का काम भी किया जाता है, यानी कि उनको इकट्ठा करने का, जो उनमें महत्वपूर्ण चीजें हमें मिलती हैं उनको रख लिया जाता है। और रखने के बाद जो भी वेस्ट है उसको गुदा द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है, या फिर जो भी हमारे पास वेस्ट रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, उनको त्याग दिया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप इस तरह से मान सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। यहां से एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। यहां पर भोजन को ग्रहण किया जाता है, भोजन जो है वो ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद यहां पर पाचन होगा, पाचन होने के बाद अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण के बाद मल त्याग, मल त्याग, और मल त्याग के बाद हम पुनः भोजन को ग्रहण करेंगे और फिर यही साइकिल चलता रहेगा। अब यहां पर आपको ये चारों के चारों नाम ध्यान रखने हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफेक्शन। भोजन को निगलना, भोजन को पचाना, भोजन को अवशोषित करना, और अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह गए हैं उनको मल के रूप में त्याग देना। ये बातें ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आप सोचते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कितना है, सिर्फ पाचन का काम है। जी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके
मुख से शुरू होता है, भोजन को ग्रहण किया जाएगा, भोजन को ग्रहण करने के बाद पेट के अंदर और आपके जो आंत है उनके अंदर भोजन को पचाया जाएगा, वहीं पर भोजन का अवशोषण किया जाएगा और मल त्याग दिया जाएगा। ये चारों काम डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र के ही हैं। ध्यान रखना आपने, ये 4 काम है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, भोजन को अवशोषित करना और मल त्याग। ये 4 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कहा जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कहा जाता है, या फिर जठरांत्र प्रणाली भी कहा जाता है, या फिर जठरांत्र प्रणाली भी कहा जाता है। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र को कार्डिक सिस्टम भी कह दिया जाता है, इसी तरह से आपके जो फेफड़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को पुल्मोनरी सिस्टम भी कह दिया जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र का जो अन्य नाम है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर जठरांत्र प्रणाली भी इसको कहा जाता है। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड लेवल तक जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर उपनाम, संख्या, किसको क्या कहा जाता है, किसके जनक कौन है, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पाचन तंत्र व संबंधित अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। अध्ययन के बारे में मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि हमने शुरुआत हमारी कहां से की है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, उसके बाद साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी। इसके बाद आपने अध्ययन किया हेप्टोलॉजी, अभी आप हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, और हेप्टोलॉजी अभी आप लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने पेशियों के बारे में मायोलॉजी का अध्ययन किया, पेशियों के बारे में मायोलॉजी का अध्ययन किया। तो खूब सारे अध्ययन जो अभी तक हो चुके हैं, इसके साथ आपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी जोड़ देना है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी आपने ऐड कर देना है, पाचन तंत्र व संबंधित अंगों का अध्ययन। 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी अध्ययन है कि किसको क्या कहा जाता है, और एक साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसके ऊपर की परत क्या है। तो महत्वपूर्ण जो हर एक तंत्र के अंदर बातें आ रही है उनको हम लास्ट के अंदर एक साथ अलग कर लेंगे, लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पाचन तंत्र का अध्ययन होता है। बड़े बड़े एक बार हम यहाँ पर अंग देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग हमारे पाचन तंत्र के अंदर होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। शुरू करते हैं हम भाई यहां से, मुख से शुरू होता है, ये मुख से शुरुआत होती है। मुख के अंदर ही पाचन का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। पाचन का कार्य मुख के अंदर या फिर माउथ के अंदर शुरू हो जाता है, और यहां पर मुख्य भूमिका एक तो आपके दांत निभाते हैं, और एक यहां पर जो लार ग्रंथियां हैं, जो लार ग्रंथियां, ये यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जाहिर सी बात है कि आपकी जीभ जो है, जीवा जो है, जीभ भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दांत, लार ग्रंथियां, जीभ, ये मुख के कुछ अंग हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद मुख यहाँ से ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद मुख यहाँ पर फेरिंक्स के अंदर आएगा, फेरिंक्स के अंदर आएगा। फेरिंक्स के अंदर आने के बाद यहां से जब भोजन नीचे आएगा तो एसोफेगस के अंदर, जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं या फिर आहार नली, आहार नली भी जिसको कहा जाता है, फूड पाइप या आहार नली जिसको कहा जाता है। भोजन यहां से मुख से ग्रहण किया, यहां से पाचन शुरू हो जाएगा। पाचन शुरू होने के बाद एसोफेगस के अंदर आएगा। एसोफेगस के अंदर आने के बाद यहां से कहां पहुंचेगा? अमाशय के अंदर पहुंचेगा। अमाशय, अमाशय के अंदर आएगा, यानी कि आपके स्टोमक के अंदर भोजन आएगा। स्टोमक के अंदर भोजन रहने के बाद यहां पर छोटी आंत के अंदर, ड्यूडिनम के माध्यम से छोटी आंत के अंदर भोजन आएगा। छोटी आंत के अंदर अधिकतम अवशोषण होगा, और उसके बाद इसको कहां भेज दिया जाएगा? बड़ी आंत के अंदर, जो हरे रंग के अंदर दिखाई दे रही है, बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाएगा। और यहां पर रेक्टम से होते हुए आपकी गुदा द्वार से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको त्याग दिया जाएगा। तो ये एक लंबी चेन है, लंबी एक आप कह सकते हैं पाइप है, यहां से शुरू होती है और यहां से यहां तक ये पाइप जो है वो एक साथ चलती है, कि बीच में अलग अलग ऑर्गन आते रहते हैं, लेकिन ये एक लंबी पाइप है, एक लंबा रास्ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको
जठरांत प्रणाली कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, जठरांत प्रणाली की पूरी एक लंबी पाइप है और उसके अंदर विभिन्न ऑर्गन्स जो है वो सेट होते चले जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि भोजन आप यहां से ग्रहण करोगे, मुख से होते हुए एसोफेगस के अंदर आएगा, एसोफेगस से कहां पर आएगा, आपके अमाशय के अंदर आएगा, अमाशय के अंदर रहने के बाद ड्यूडेनम के अंदर आएगा, ड्यूडेनम से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर पाचन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन, यहाँ पर पाचन होने के बाद थोड़ा बहुत पाचन है और जल का जो पाचन है, जो तरल पाचन है, वो कहां पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत से होते हुए भोजन कहां पर आएगा, अपशिष्ट पदार्थ यहां पर त्याग दिया जाएगा। अंतिम अवशोषण यहां पर बड़ी आंत के अंदर होगा और उसके बाद गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थों को त्याग दिया जाएगा। ध्यान रखना है आपने कि पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है, फिर किस तरह से मुख से ये प्रोसेस शुरू होती है, मुख से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है, जहां पर भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर एसोफेगस के अंदर जाएगा, एसोफेगस से अमाशय या फिर स्टोमक के अंदर जाएगा, स्टोमक से छोटी आंत के अंदर, फिर बड़ी आंत के अंदर और फिर अपशिष्ट पदार्थों को त्याग दिया जाता है। ध्यान रखना है आपने इन बातों को। अब हम जो अंग है महत्वपूर्ण उनके बारे में अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो अंग यहाँ पर रहने वाले हैं उनके बारे में अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले मुख या फिर मुख गुहा, माउथ या फिर माउथ कैविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की, जो पहला ही अंग है, जो पाचन तंत्र का पहला ही अंग है, जहां से यू आकार की संरचना, जो इस तंत्र की शुरुआत है, जहां भोजन को शरीर में लिया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है। मुख से भोजन को ग्रहण करने का कार्य जो है वो किया जाता है। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि पाचन की शुरुआत यहां से होती है। पाचन की शुरुआत भी कहां से होती है, यहीं से पाचन की शुरुआत जो है वो, पाचन की शुरुआत यहां से हो जाती है। और किस तरह का पाचन होता है, मैकेनिकल या फिर यांत्रिकी पाचन यहां से होता है। क्योंकि हम सबसे पहले मुख के अंदर आते ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं। हमारे दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं। एक बात तो आपने यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, कि भोजन पाचन की शुरुआत यहां से होती है और यांत्रिकी या फिर मैकेनिकल पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो यहां से होना शुरू हो जाता है। फिर दांतों की संख्या देखते हैं। अस्थायी दांत 20 हैं जो एक बार गिर जाते हैं, और स्थायी संख्या दांतों क्या है, 12 है, कि जो एक बार आने के बाद दोबारा गिरते नहीं है। कुल हमारे दांत कितने हैं, 32 हैं। इन 32 दांतों के अंदर 4 प्रकार के दांत जो है वो पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनके अंदर कृतक या फिर इंसीजर हैं, जो सामने के दांत रहते हैं, जो हमारे सामने के बिल्कुल सामने के दांत हैं, उनको क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। जो सामने के दांत हैं उनको क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। ये जो सामने के दांत हैं इनको आप क्या कहेंगे, इस तरह के नजर आते हैं ये। यानी कि सामने के जो दांत है 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका प्रमुख काम क्या है, काटना। काटने के संबंध में या फिर इंसीजर के संबंध में आप कह सकते हैं कि जब भी आप कोई फल खाते हैं, कोई सब्जी खाते हैं, सबसे पहले आप सामने के दांतों से इनको काटने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगले हैं रदनक या फिर कैनाइन। ये 4 होंगे, यानी कि बीच में 4 ऊपर की तरफ इंसीजर, 4 नीचे की तरफ इंसीजर, और इंसीजर के दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, यहाँ, ये जो दांत रहेंगे ये कौन होंगे, कैनाइन होंगे। इनका काम क्या होगा, फाड़ना। आपको टॉफी का पाउच खोलते हैं तो पाउच खोलने के लिए आप सामने के दांत कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। आप जो साइड के दांत हैं, जो तीखे दांत हैं, उनका आप उपयोग करते हैं। तो इनका काम क्या होगा, फाड़ना। इनका काम क्या होगा, किसी चीज को काटना। ये थोड़े तीखे दांत होते हैं, ये काटने के लिए और ये फाड़ने के लिए काम आते हैं। और मांसाहार जो जीव होते हैं उनके ये दांत थोड़े बड़े होते हैं, मांस को काटने के लिए उनकी सहायता ये करते हैं। उसके बाद अग्र चवर्णक या फिर प्रीमोलर, जाड़ ही है लेकिन जाड़ से थोड़ा सा आगे के हिस्सा, प्रीमोलर 8, इनका काम होगा कुचलना। कि आप कोई भी धान खाते हैं, कोई भी सब्जियां खाते हैं तो उसको ये ग्राइंड करने का काम करते हैं, कुचलने का काम ये करते हैं। चवर्णक मोलर 12, इनका काम क्या है, चबाना। यानी कि प्रीमोलर 8 है और ये कितने हैं, 12। अब यहाँ पर 8 लिखा आ रहा है तो ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4, 12 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। अंतिम मोलर को क्या कहा जाता है, अकल जाड़ कहते हैं। अंतिम मोलर जो है उसको क्या कहते हैं, अकल जाड़ कहते हैं। तो यहां पर आप अगर इस पूरी संरचना को देखें तो यहां पर ऊपर की तरफ 4 जो है वो क्या रहेंगे, 4 इंसीजर रहेंगे, एक यहाँ पर कैनाइन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीमोलर और यहाँ पर मोलर रहेंगे। प्रीमोलर और मोलर, इसी तरफ यहाँ पर प्रीमोलर और यहाँ पर मोलर रहेंगे। ये सेम संरचना नीचे भी इसी तरह की रहने वाली है, अगर हम इसको मार्क करें यहाँ पर, यानी कि इसको अगर हम मार्क करें लाल रंग से,
तो लाल रंग को हम कह सकते हैं कि ये इस तरफ यहाँ पर लाल रंग में ये रहेंगे। उसके बाद अगले को हम मार्क करें, रदनक को यहाँ पर मार्क करें तो रदनक, ये हिस्सा यहाँ पर रदनक का रहेगा या कैनाइन का रहेगा। इसके बाद प्री मोलर को मार्क करें हम, प्री मोलर को हम अगर इस तरह से मार्क करें तो ये हिस्सा प्री मोलर का रहेगा। उसी तरह से अगर हम मार्क करें चौवर्णक को तो ये हिस्सा जो है वो मोलर का रहेगा या फिर जाड़ का हिस्सा ये रहेगा। तो ये सेट इस तरह से बनेगा और इसी तरह से ये नीचे का सेट भी बनेगा और ठीक इसी तरह से नीचे का हिस्सा है वो भी इसी तरह बनेगा। तो यहां तक आपको जो बात ध्यान रखनी है, शुरुआत पाचन की आपके मुख से हो जाएगी। यू आकार की ये कैविटी है, यू आकार का ये एक हिस्सा है जहां पर भोजन को ग्रहण किया जाएगा और भोजन को ग्रहण करने के बाद पाचन भी यहीं से शुरू कर दिया जाएगा और सबसे पहले यांत्रिकी या फिर मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो शुरू होगा। और मुख के अंदर 32 दांत होते हैं जो भोजन को मैकेनिकल या फिर यांत्रिकी या फिर भोजन को छोटे स्वरूप में तोड़ते हैं और वो सॉलिड भाग होता है भोजन का, उसको लिक्विड करने का पहला प्रयास ये किया जाता है। उसको लिक्विड करने का पहला प्रयास, उसको तरल बनाने का पहला प्रयास किया जाता है यहाँ पर। और एक साथ आपको बात ध्यान रखनी है कि 20 अस्थायी दांत हैं और 12 स्थायी दांत हैं, 12 स्थायी दांत हैं। और ये दांत है कौन कौन से, इंसीजर है 8, कैनाइन है 4, प्री मोलर है 8 और मोलर है 12। प्री मोलर कितने हैं, 12। तो यहाँ पर हमारे पास दांत जो है वो कुल कितने हो गए, 32 हमारे पास ये दांत हो जाते हैं। हमारे पास 32 दांत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दांतों के जो ऊपर की कवरिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनेमल, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दांतों के ऊपर की, ये अगर आप दांत माने यहाँ पर इस तरह का दांत है, ये आपके मसूड़े हैं, ये आपके मसूड़े हैं और ये आपका दांत है और ये हिस्सा आपको बाहर नजर आता है, ये हिस्सा आपको बाहर नजर, दांत जो बाहर नजर आता है। नीचे का जो भाग है उसको आप रूट कहते हैं और ऊपर के भाग को क्राउन कहते हैं। क्राउन का मतलब ऊपर का, क्राउन वैसे भी आप ताज के लिए कहते हैं। तो ये दांत का ताज है जो बाहर आपको दिखाई देता है और ये रूट, इसको आप जड़ कहते हैं दांत की। तो ये रूट है, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो क्राउन है जो बाहर का हिस्सा है, इसके ऊपर एक परत रहती है, इसके ऊपर एक परत रहती है। इसको क्या कहते हैं, इस परत को क्या कहा जाता है, इनेमल। इस परत को क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। और ये दांतों की कठोर चमकदार सफेद बाहरी परत है। आपके दांत जो सफेद नजर आ रहे हैं ये किसकी वजह से, इनेमल की वजह से आ रहे हैं, जो अंतर्निहित ऊतकों से ढकी रहती है, जो अंतर्निहित ऊतकों से ढकी रहती है। इनेमल मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनेमल मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। क्या ये हड्डी से भी मजबूत है? जी हाँ, ये हड्डी से भी मजबूत है। और इसके पीछे कारण क्या, और इसमें खनिजों का उच्चतम प्रतिशत छाण में होता है। 96% इसमें क्या है, खनिज है, बाकी पानी और कार्बनिक पदार्थ है। यानी कि पानी का प्रतिशत जो है ना वो 4% से भी कम है, या फिर 4% मान लीजिए। पानी इसके अंदर सिर्फ 4% है, लेकिन हड्डी के अंदर लगभग 25% पानी है। तो कुछ एक विद्वानों ने 31% भी माना है। तो 25% उसके अंदर पानी, इसके अंदर 4% पानी है। तो निश्चित रूप से ये हड्डी से ज्यादा कठोर, हड्डी से ज्यादा मजबूत पदार्थ है। नाम क्या है, इनेमल। नाम क्या है, इनेमल। उसके बाद बात करते हैं जीभ की या फिर टंग की बात करते हैं। भोजन चबाने और निगलने में मदद करने के लिए उपयोगी अंग है। इस तरह से मान लीजिए कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को उल्टने का, पलटने का, दांतों के नीचे भेजने का और गिटकने का काम कौन करता है, इसमें सहयोग कौन करता है, जीभ करती है। जीभ या फिर टंग भोजन चबाने निगलने में मदद करने के लिए उपयोगी अंग है। भोजन के साथ साथ लार मिलाना, हमारे जो लार ग्रंथियां हैं वो लार स्रावित करती है और भोजन के साथ उसको पलटने का, यहाँ वहाँ करने का, उसके साथ लार को मिक्स करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा किया जाता है। और खाने का स्वाद जानना भी इसका प्रमुख कार्य है। जिस तरह से नाक हमारा संवेदी अंग है, उसी तरह से स्वाद जानने के लिए हम जीभ का उपयोग करते हैं, जीभ का उपयोग हम करते हैं। चलिए भाई, इसके आगे हम बढ़ते हैं। पाचन के भाग में अन्य हम देखें तो लार ग्रंथियां सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन पाचन के अंदर, खासतौर पर केमिकल डाइजेशन के अंदर कौन कौन आपका सहयोग करने वाला है। तो रासायनिक रूप में सहयोग के संबंध में हम पहला जो अपना अंग पढ़ेंगे वो है लार ग्रंथियां, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां लार स्त्रावण का कार्य करती हैं, जिससे
पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। लार का सामान्य दैनिक उत्पादन 0.5 से 1.5 लीटर के बीच होता है। एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं? कौन कौन से एंजाइम्स लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है टाइलिन। अब देखिए भाई, अमाइलेज और लाइपेज जो है इनको आगे दोबारा स्रावित किया जाएगा, यानी कि जो आपके पैनक्रियाज हैं, अग्नाशय हैं, वो भी इनका स्रावण करेंगे, लेकिन टाइलिन का स्रावण केवल मुख के अंदर होता है। केवल मुख के अंदर टाइलिन का स्रावण होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि टाइलिन जो है इसका स्रावण केवल मुख के अंदर लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि टाइलिन का स्रावण होता है, इस तरह से एक स्टेटमेंट होता है टाइलिन का स्रावण होता है, और नीचे नाम लिखे होते हैं कि मुख के अंदर होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या फिर पेट के अंदर होता है। तो आपको वहां पर जो मुख है उसको सही उत्तर टिक करना है, फिर उसको चिन्हित करना है। बात ध्यान रखनी है आपने कि टाइलिन का जो स्रावण है वो किस में किया जाता है? आपके मुख में इसका स्रावण किया जाता है। लार का पीएच मान क्या है? 6.8। लार का पीएच मान क्या है? 6.8। लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल के ऊपर है, लगभग न्यूट्रल के 7 के ऊपर न्यूट्रल की संख्या है, तो न्यूट्रल के आसपास इसकी संख्या रहती है। 6.8 आपको पीएच मान इसका ध्यान रखना है। अब इनकी संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। जिस तरह से आप कान की हड्डियों को देखते हैं कि इस कान में 3 हड्डियां, इस कान में 3 हड्डियां, तो कितनी हड्डियां कान में, कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो कान के अंदर हड्डियों की कुल संख्या अगर पूछी है तो 6 हड्डियां हो जाती है। कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की हड्डियां हैं। सेम उसी तरह से आपकी जो लार ग्रंथियां हैं, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, और सबकी एक एक संख्या है, यानी कि 2-2 संख्या है, यानी एक तरफ और एक तरफ। तो 3 आपके पास 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, और 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 6 लार ग्रंथियां कुल हो जाती हैं। कुल लार ग्रंथि कितनी हो जाती है? 6 इनकी संख्या हो जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जोड़ी है तो ये कुल कितनी हो जाएगी? 3 + 3 इनकी कुल संख्या हो जाएगी। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 + 3 हो जाएगी। ये लार ग्रंथियां है कौन कौन सी? एक तो है पैरोटिड ग्लैंड, एक तो है पैरोटिड ग्लैंड, एक तो है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी कान के पास, सबसे बड़ी ग्रंथि है और कान के पास मौजूद होती है। इसको स्टेंसन डक्ट भी कहा जाता है। स्टेंसन डक्ट, इसको स्टेंसन डक्ट भी कहा जाता है, और टाइलिन का स्रावण इसके द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी कान के पास स्टेंसन। अभी एक एग्जाम के अंदर पीछे ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर शायद इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेंसन कौन सी होती है या फिर वार्टन को किसको कहा जाता है, इनमें से एक नाम जो है वो पूछा गया था। तो ये नाम आपको याद करने हैं, पैरोटिड के साथ स्टेंसन का नाम याद करना है। फिर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर मुंह के फ्रश के अंदर। अब मैंडिबल आप हड्डी पढ़ते हैं तो मैंडिबुलर उस हड्डी के पास में स्थित रहती है, आपके जबड़े के पास में, मुख के फर्श के अंदर रहती है, और इसको क्या कहा जाता है? रिवनस डक्ट इसको कहा जाता है। रिवनस डक्ट इसको कहा जाता है। म्यूकस का स्रावण इसके द्वारा किया जाता है। मौखिक गुहा में लगभग 70% लार सब मैंडिबुलर ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है, हालांकि वे पैरोटिड ग्रंथियों से बहुत छोटी होती हैं। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब आपकी जुबान, तो ये जुबान के नीचे या फिर जीभ के नीचे रहेगी। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे मौजूद होती है, और इसको क्या कहा जाता है? वार्टन वार्टन डक्ट इसको कहा जाता है। वार्टन डक्ट इसको कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि है। हाँ, ये याद मत करना कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 ग्रंथियां हैं, 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, जोड़ी में पाई जाती हैं। कुल संख्या इनकी 6 हो जाएगी। एक पैरोटिड है, एक सब मैंडिबुलर है, एक सब लिंगुअल है, और इनके नाम भी आपको ये मिलान करके, पैरोटिड को स्टेनसन्स डक्ट कहा जाएगा, सब मैंडिबुलर को रिवनस डक्ट कहा जाएगा, इसी तरह सब लिंगुअल को वार्टन डक्ट कहा जाएगा। ये नाम ध्यान रखने। और एक नाम टाइलिन एंजाइम का स्त्रावण इनके द्वारा किया जाता है। टाइलिन का स्त्रावण मुख के अंदर किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर देखिए कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ का ये हिस्सा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर ये जो ग्लैंड है पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड
ग्लैंड है जो आपके कान के पास पाया जाएगा। मुख के फर्श के ऊपर कौन पाया जा रहा है? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहां पाया जाएगा जो आपके जबड़े के पास पाया जाएगा, और एक सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्रंथियां यहां पर पाई जाएंगी, और ये एक तरफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3 ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 ग्लैंड यहां पर आपके मुख के अंदर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपके मुख के अंदर पाई जाएंगी। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनके अंदर हमने देखा है कि आपके पाचन तंत्र को उसका अध्ययन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहा जाता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है आपके पाचन तंत्र का अन्य नाम है। इसके अलावा मुख के अंदर ये पाचन शुरू हो जाता है। मुख यू आकार की एक गुहा है, यू आकार की एक कैविटी है जिसके अंदर दांत होते हैं, जिसके अंदर जीभ होती है, जिसके अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 32 आपके मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं। इंसीजर हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, ये मिलकर 32 संख्या में पहुंचते हैं। और एक इनेमल जो है इनके दांतों के ऊपर की कवरिंग है, क्राउन के ऊपर की कवरिंग है, जो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, जिसके अंदर 96% खनिज पाया जाता है और 4% से कम भी जल पाया जाता है। बात करें जीभ की, जीभ स्वाद जानने के लिए एक संवेगी अंग भी है, और लार को मिलाने के लिए, खाने को पलटने के लिए, खाने को निगलने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। बात करें 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की, एक पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है, एक सब मैंडिबुलर है, और इनके द्वारा टाइलिन, अमाइलेज और लाइपेज का स्रावण किया जाता है। ये 3 एंजाइम इनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो मुख को हमने पढ़ा, मुख के अंदर हमने दांतों को पढ़ा, जीभ को पढ़ा, हमने लार ग्रंथियों को पढ़ा। अब मुख से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, फेरेंक्स का या फिर ग्रेसनी का, फेरेंक्स या फिर ग्रेसनी का। मुख भोजन को मुख से आहार नली या फिर फूड पाइप या फिर ओसोफेगिस में धकेलने का कार्य। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये पढ़कर आ रहे हैं कि फेरेंक्स जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का भाग रहता है। तो ये हालांकि दोनों का भाग है, ये दोनों को जाने का रास्ता देता है, दोनों को डाइवर्ट करता है, दोनों को अपने अपने रास्ते भेज देता है, ज्यादा रोल इसका यहाँ पर है नहीं। अब एक यहाँ पर अंग आता है एसोफेगस, नाम इसका ध्यान रखना है, ओसोफेगस या फिर एसोफेगस। यहाँ पर हिंदी के अंदर मैं इसको लिख देता हूं, एसोफेगस। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ज्यादा, एसोफेगस बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 10 इंच 25 सेंटीमीटर लंबी पाइप C6 से T11 तक, यानी कि सर्वाइकल C6 और थोरेसिक 11 तक 2 सेंटीमीटर चौड़ी, जो कर्मा कुंचन या फिर पेरिस्टेल्टिक गति से भोजन को आगे बढ़ाती है। बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी, इतनी जानकारी आपको याद नहीं रखनी है। एक शब्द आपको जो याद रखना है वो है कर्मा कुंचन गति या फिर पेरिस्टेल्टिक गति। पेरिस्टेल्टिक गति। अब पेरिस्टेल्टिक गति है या क्या है, फिर कर्मा कुंचन गति क्या है? अब कुछ इस तरह से इसको याद रखिए कि मेरे पास यहां पर कोई अगर, आप इस तरह से इसको याद रखिए कि अगर एक पाइप है, पाइप के अंदर आपने एक तरफ से कोई चीज को डाला और उसको उठाएंगे तो चीज जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि आहार नली यहां से लेकर आपके आमाशय तक, यहां तक इसी तरह से लगी होती, तो आप भोजन को ग्रहण करते, भोजन सीधा सीधा पेट में जाता। लेकिन दुविधा एक वहां हो जाती है, अगर व्यक्ति उल्टा हो जाता तो भोजन वापस बाहर भी आ जाता। उस परिस्थिति से बचाने के लिए कि व्यक्ति उल्टा होकर भी भोजन कर सकता है जो उसके पेट में जाएगा, इसके अंदर कर्मा कुंचन गति होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है। एसोफेगस आहार नली का नाम है कि आहार नली किसको कहा जाता है? एसोफेगस को कहा जाता है। और ये गति कैसे करती है? कर्मा कुंचन गति करती है। कर्मा कुंचन गति का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक पाइप है, पाइप के अंदर आप इमेजिन कीजिए एक तरह से पाइप है, उस पाइप के अंदर एक तरफ से आपने कुछ डाला,
अब डालने के बाद वो पीछे की तरफ से, इस तरह से मान लीजिए कि पीछे की तरफ से आगे उसको पुश करते हुए जाएंगे, यानी कि यहां से रास्ता ये बंद हो गई, ये चीज जो भोजन ये पीछे वापस नहीं आ सकता, ये आगे की तरफ इस तरह से बंद होते हुए आगे की तरफ जाएंगे और इसे खिसकाते हुए भोजन को यहाँ पर पेट के अंदर आपके या फिर स्टोमक के अंदर भेज दिया जाएगा। उस गति को क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति बोलते हैं। यानी कि भोजन इस आहार नली में जाने के बाद वापस पीछे की तरफ नहीं आ सकता, वो है पेरिस्टल्टिक गति या फिर कर्माकुंचन गति। ये दो नाम याद रखने हैं। एसोफेगस आहार नली के अंदर ये होती है। सीधा स्टेटमेंट दिया जाएगा कि पाचन तंत्र का वह अंग जिसमें कर्माकुंचन गति होती है या फिर कर्माकुंचन गति से भोजन को आगे बढ़ाया जाता है, वो कौन है? एसोफेगस है, आहार नली है। एसोफेगस या फिर आहार नली या फिर जिसको ग्रास नली भी कहा जाता है। दोनों ही स्पेलिंग चलती है, एसोफेगस या फिर ओएसोफेगस, दोनों ही स्पेलिंग यहाँ पर चलती है, दोनों ही स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है। ये जो तथ्यात्मक जानकारी है ये याद हो तो भी ठीक है, ना याद हो तो भी ठीक है, यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कर्माकुंचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्माकुंचन गति से भोजन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और भोजन यहां से आगे बढ़कर आएगा कहां पर? भोजन यहां से आगे बढ़कर जो आपका अमाशय है फिर स्टोमक है उसके दरवाजे तक पहुंचता है। उसके दरवाजे का नाम क्या है? कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर। मांसपेशियों के अंदर अंतिम क्लास में हमने पढ़ा है स्फिंक्टर क्या होता है? एक दरवाजा होता है। स्फिंक्टर क्या है? दरवाजा है, और उस दरवाजे को मांसपेशी लगी होती है, उस दरवाजे को बंद किया होता है। अब कर्माकुंचन गति करते हुए आपका भोजन जो है वो एसोफेगस के द्वारा अमाशय के मुख पर लाया जाता है। अमाशय का जहां पर गेट है वहां पर गेट पर लाया जाता है। गेट का नाम क्या? कार्डियक स्फिंक्टर नाम है। कार्डियक स्फिंक्टर नाम है। और भोजन नली, ग्रास नली और पेट के बीच स्थित एक स्फिंक्टर, एक दरवाजा, इसको मैं यहां पर दरवाजा लिख देता हूं आपको पीडीएफ के अंदर। एक दरवाजा है, एक गेट है। दरवाजा जो तब खुलता है जब भोजन लयबद्ध कर्माकुंचन गति से पेट के पास पहुंचता है। यानी कि भोजन जब वहां से आ रहा है तभी वो खुलेगा। अगर पहले खुल जाए तो क्या होगा? भोजन फिर बाहर आ जाएगा। जब आपको उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और वो कष्ट होने की वजह क्या है? एक तो ये दरवाजा खुलता है और दूसरा कर्माकुंचन गति से भोजन अंदर जा रहा है, तो उसके जो प्रकृति है, प्रकृति के विपरीत ये काम किया जाता है। उस समय हमें बहुत ज्यादा, जब वोमिटिंग करते हैं या फिर उल्टी करते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। स्फिंक्टर एक गोलाकार मांसपेशी है जो आम तौर पर गोलाकार, सर्कुलर मांसपेशी, ध्यान रखना है भाई, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी मांसपेशी हमने। गोलाकार मांसपेशी है जो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दरवाजा बंद हो जाएगा, रिलैक्स होगी दरवाजा खुलेगा, जो आमतौर पर शरीर के प्राकृतिक मार्ग या फिर छिद्र के संकुचन को बनाए रखती है, जो सामान्य शारीरिक कामकाज के लिए आवश्यकता अनुसार आराम करती है। ध्यान रखना है आपने, ध्यान रखना है आपने। अब यहां पर ये फोटो देखिए, हमने मुख से भोजन को ग्रहण किया, ग्रेस नली से होते हुए ये एसोफेगस से होते हुए यहां पर आया। यहां पर आपको कार्डिक स्फिंक्टर मिलेगा, यहां पर कार्डिक स्फिंक्टर मिलेगा, यहां पर कर्माकुंचन गति होके आई है और यहां पर आगे हमारे विभिन्न अंग जो है वो पाए जाएंगे, विभिन्न अंग जो है वो पाए जाएंगे। अब यहां पर देखिए भाई, ये तो है आपका अमाशय या फिर पेट, अमाशय या पेट है। यहां पर ये कार्डिक स्फिंक्टर, ये गेट है। इस कार्डिक स्फिंक्टर ये नाम क्यों दिया हुआ है? कार्डिया नाम तो हृदय से संबंधित है, तो कार्डिया नाम ये क्यों मिला है इसको? या फिर पेट का भाग है उसको कार्डियक स्फिंक्टर या फिर हृदय से संबंधित दरवाजा यहां पर क्यों मिला है? शरीर के अंदर विभिन्न मांसपेशियों के जो नाम है, वो विभिन्न हड्डियों के जो नाम है, विभिन्न अंगों के जो नाम है, उनके नाम जो रखे गए हैं वो उनकी विशेषताओं के आधार पर रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि मांसपेशी बड़ी है तो उसको वेस्टस बोल दिया जाता है, अगर गोलाकार है ओर्कुलस बोल दिया जाता है, कोई लंबी है स्ट्रैप मसल बोल दिया जाता है। तो अनेक उनके फंक्शन के आधार पर वो कहाँ पर पाई जा रही है। अगर फीमर के पास है तो हम उसका अलग नाम रख देते हैं, तो कहाँ पर वो पाई जा रही है, किस तरह का आकार है, कितनी संख्या में है, इस आधार पर शरीर में विभिन्न अंगों के नाम रखे गए हैं। उसी तरह से हृदय का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से अगर हम देखें तो ये हिस्सा यहां पर पाया जाएगा, यानी कि ये हिस्सा यहां पर मौजूद होगा। और यहां से अगर हम देखें, अगर यहां पर ये हिस्सा पाया जा रहा है तो यहां पर हृदय आपका यहां पर पाया जाता है। तो हृदय के पास का हिस्सा है या फिर हृदय के नजदीक का हिस्सा, जैसे दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट भी है, तो कश्मीर दिल्ली के अंदर नहीं है, लेकिन कश्मीर की तरफ वाला जो गेट है ना, जिस तरफ से कश्मीर जहां से नजदीक पड़ता है या फिर जहां से कश्मीर जाया जा सकता है, उसको कश्मीरी गेट बोला जाता है। ठीक उसी तरह से इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये हृदय के नजदीक है, हृदय के नजदीक है या फिर हृदय की तरफ इसका मुख है, तो इसलिए क्या कह दिया जाता है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर कह दिया जाता है। स्टोमक जो खुद है, ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप
अमाशय देख रहे हैं या फिर आपका पेट देख रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो इसका आकृति कैसी है, जे आकार की। इसको अगर आप छोड़ दें तो ये जे आकार का एक अंग है, एक ऑर्गन है। जे आकार का एक अंग या फिर ऑर्गन है। उदर के बाईं तरफ उपस्थित आहार या पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग है। और इसको भी अगर हम देखेंगे, इसको भी अगर इसका विश्लेषण आप करें, अगर इसका भी विश्लेषण अगर आप करें तो आप ये पाएंगे, अगर यहां पर मीडियल जो रेखा है, शरीर को दो भागों में बांटा जाए तो ये भी आपके दाएं तरफ, तो भी ये बाएं तरफ पाया जाएगा। तो भी ये कहां पाया जाएगा, बाईं तरफ पाया जाएगा। बाईं तरफ ये पाया जाएगा। उपस्थित आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। अब आहार नली शुरू आपके नाक मुख से हो रही है। मुख से होते हुए वो ग्रैसनिंग, ग्रैसनिंग के बाद एसोफेगस, एसोफेगस अमाशय, अमाशय के बाद वो छोटी आंत के अंदर, फिर बड़ी आंत के अंदर, और फिर एनस से होते हुए आप अपशिष्ट पदार्थों को त्याग देते हैं। पूरी इस नली के अंदर सबसे जो चौड़ा भाग है वो क्या है, अमाशय है। आपका स्टोमक जो है वो सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। आहार नली या फिर पाचन नली का सबसे चौड़ा भाग है। यानी कि पूरे यहां से लेकर जहां पर आप अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं यहां तक जो भी ये नली बनी हुई है उसका सबसे चौड़ा भाग है, सबसे वाइड भाग है, सबसे वाइड क्षेत्र है। 4 परतों से बना हुआ है। इसके ऊपर 4 परतें हैं, फिर 4 परतों से बना हुआ है। जठराग्मीय क्षेत्र या फिर कार्डिक रीजन, कार्डिक रीजन ऊपरी ऊपर आ जाएगा, ये कार्डिक रीजन आ जाएगा। उसके बाद पाइलोरिक, फंडस और बॉडी। बॉडी ये प्रमुख भाग है, पाइलोरस ये है और फंडस ये भाग है। 4 भाग है। 4 भाग आपको इंपोर्टेंट नहीं करने, बस इतना ध्यान रखना कि अगर बात आ जाए ये बॉडी, फंडस, पाइलोरिस, कार्डिका ये किसके भाग हैं तो उतना आप पकड़ कर पाओ कि भाई ये आपके अमाशय के भाग है, पेट के भाग है। यानी कि पेट जो है वो खुद 4 हिस्सों में उसको बांट रखा है, 4 हिस्सों में इसको बांट रखा है। ये प्रमुख भाग जो है ये क्या है, बॉडी है। प्रमुख भाग क्या है, बॉडी है। कार्डियक रीजन, पाइलोरस, फंडस और बॉडी, ये 4 भाग के अंदर आपका पेट जो है वो बटा होता है। ये 4 भाग के अंदर पेट आपका बटा होता है, अमाशय आपका बटा होता है। पेरिटोनियम, कुछ झिल्लियां हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने पेरिओस्टियम पढ़ा, आपने जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के ऊपर के भाग प्लूरा को पढ़ा, आपने एपिकार्डियम पढ़ा, एपिकार्डियम के बाद एपीमाइजियम आपने पढ़ा, एपीमाइजियम पढ़ा। यहां पर आप पेरिटोनियम पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे ऊपर की जो परतें हैं इनका ध्यान रखना है। तो पेरिटोनियम सीरस झिल्ली है जो उदर गुहा को रेखाबद्ध करती है। उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को ये पेरिटोनियम कवर करती है। यानी कि न सिर्फ पेट, अन्य जो और आपके अंग हैं उनको भी ये कवर करती है। पेरिटोनियम पेट के अंगों को सहारा देने का काम करता है और नसों, रक्त वाहिकाओं और लसिका को मार्ग के लिए एक नली के रूप में भी कार्य करता है। इनको ये स्पेस भी प्रदान कर रहा है, इनको ये स्पेस भी प्रदान कर रहा है। रक्त वाहिका और लसिका को मार्ग के लिए एक नली के रूप में भी कार्य करता है। अमाशय की दीवार पर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्त्रावण किसका करती है, ये महत्वपूर्ण है। ये स्त्रावण किसका करती है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक रेनिन का और एक पेप्सिन का। 3 महत्वपूर्ण एंजाइम्स का स्त्रावण करती है। एक तो है HCl, ये तो है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का मतलब यहां पर क्या है कि पेट के अंदर आपने भोजन किया, भोजन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कीटाणु, कोई ऐसे पदार्थ आ गए हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित कर सकते हैं, फिर आपके पाचन तंत्र के विभिन्न जो अंग हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पर खत्म करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का स्त्रावण किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर स्त्रावण किया जाता है। यानी कि जो भोजन आपने किया उस भोजन के अंदर मिलता है और भोजन के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया, कीटाणु है तो उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। उसके अलावा रेनिन और पेप्सिन, इन दोनों का स्त्रावण भी किया जाता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों के दोनों काम किस पे करेंगे, प्रोटीन पे करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मुख के अंदर पाचन शुरू हुआ है और ये पाचन जो है वो शुरू हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट का, प्रमुख रूप से पाचन शुरू हुआ है। वहां पर लार ग्रंथियों को मिलाया जाता है और उसको स्टार्च के अंदर तोड़ा जाता है। मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का पाचन शुरू हुआ और यहां पर पेट के अंदर जब आएगा, अमाशय के अंदर आएगा तो
एक बार कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन रोक दिया जाएगा। यहां पर थोड़ा बहुत जो पाचन होगा वो प्रोटीन का होगा। पेट के अंदर, अमाशय के अंदर जो पाचन होगा वो प्रोटीन का होगा। यहां पर मुख के अंदर जो भोजन था वो क्षारीय था। लार कैसी, थोड़ी लार मिलाई जाएगी, एंजाइम्स मिलाए जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा थोड़ा भोजन। भोजन को यहाँ पर क्षारीय रखा जाएगा। क्षारीय से पेट के अंदर आएगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाती भोजन आपका, या फिर भोजन का जो भोजन आपने किया है वो एसिडिक हो गया है, वो अम्लीय हो गया है। अम्लीय से फिर जब आगे भेजा जाएगा तो फिर उसको क्षारीय दोबारा किया जाएगा। यहाँ पर HCl को मिलाया जाता है। रेनिन और पेप्सिन ये सिर्फ कहां पर होंगे, आपके अमाशय के अंदर स्त्रावण होगा। HCl का pH मान 2 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है, यानी कि अगर HCl हमारे ऊपर गिर जाए तो हम जल जाएंगे, इतना स्ट्रोंग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम भोजन में प्रोटीन को तोड़ते हैं। यानी कि ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये प्रोटीन को तोड़ने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये एक भाग है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर इस तरह से तोड़ा जाता है, इस तरह से तोड़ा जाता है ताकि इनके ऊपर एंजाइम जो है वो आसानी से कार्य कर पाए। अब इसके ऊपर अगर एंजाइम कार्य करेगा तो वो इसको इस तरह से कार्य करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो कवर नहीं होगा तो इनको छोटे भागों में तोड़ा जाता है ताकि एंजाइम इनके ऊपर आसानी से काम कर सके, इनका पाचन जो इनका आसानी से किया जा सके। तो इनका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है। एसिड बैक्टीरिया को भी मारता है। कुछ ग्रंथियां म्यूकस की एक मोटी सुरक्षात्मक परत का उत्पादन करती हैं जो एसिड को पेट की दीवारों पर हमला करने से रोकती हैं। यानी कि कुछ ग्रंथियां ऐसी भी हैं कि जो म्यूकस का स्त्रावण करती हैं और पेट को अंदर से कवर करके रखती हैं, और जो ये एसिड का स्त्रावण यहाँ पर किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उससे हमारे पेट के अंदर की जो संरचना है ना उसको बचाया जाता है, उसके ऊपर नुकसान होने से रोका जाता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर हमने जो चीजें देखी है अभी तक, एक बार मैं अगर इसको वाइंड अप करूं तो आपके पाचन जो है वो मुख से शुरू होगा, और मुख से शुरू होने के बाद यहां पर प्रमुख रूप से आपके दांत हैं, आपकी जीभ है, और यहां पर लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां यहां पर हैं, और एक अगला अंग जो है वो एसोफेगस, एसोफेगस, और अगला अंग जो अभी आपने पढ़ा है अमाशय या फिर स्टोमक, एसोफेगस या फिर स्टोमक। इनके अंदर हमने क्या पढ़ा कि दांतों की संख्या कितनी है, 32 है, और 32 के अंदर संख्या के अंदर कौन कौन से होंगे, एक होगा कैनाइन, इंसीजर, मोलर व प्रीमोलर। प्रीमोलर और सबसे कठोर इनेमल। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। जीभ जो है वो स्वाद जानने का प्रयास करती है, और यहां पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सब लिंगुअल। और इनके साथ एक बात आपने टाइलिन को ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि टाइलिन का स्त्रावण किया जाता है। एसोफेगस, कर्मा कुंचन गति, कर्मा कुंचन गति से भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। फिर बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक के 4 तो हैं भाग, स्टोमक के क्या हैं, 4 भाग हैं, और यहां पर HCl, पेप्सिन और रेनिन का स्त्रावण यहां पर स्त्रावण किया जाता है। और इनके अंदर भी एक जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, पेप्सिन और रेनिन के अंदर ये प्रोटीन पर कार्य करते हैं, ये प्रोटीन पर कार्य करते हैं। तो इतनी जानकारी अभी तक हमने पढ़ी है। जानकारी तो हमने खूब पढ़ी है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने यहां पर वाइंड अप एक साथ कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अमाशय भोजन का अस्थायी भंडारण है। अमाशय भोजन को रखता है, लेकिन बहुत थोड़े रूप में या फिर बहुत कम समय के लिए वहां पर रखता है। 3 लीटर क्षमता है इसकी, यानी कि आपका जो पेट है, यहां पर आप जो अंग देख रहे हैं ये, इसके बारे में यहां पर बात हो रही है, इसके बारे में यहां पर बात हो रही है कि 3 लीटर क्षमता है इसकी। भोजन या 4 घंटों तक रह सकता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचन पर कार्य करता है। भोजन को काइम में परिवर्तन अमाशय में किया जाता है। यहां पर शब्द आ रहा है काइम। भोजन जब आपके मुख से चलता है,
यानी कि जब आपने इसको ग्रहण किया है तब तो ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड का मतलब तब तो ये सख्त फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में होने के बाद कुछ आप चबाने का काम मुख के अंदर करते हैं, फिर लार उसके अंदर मिला दी जाती है। जब पेट के अंदर जाएगा तो HCl एसिड वहां पर छोड़ा जाता है, कुछ एंजाइम छोड़े जाते हैं। वहां पर पेट के अंदर जाने के बाद, अमाशय के अंदर जाने के बाद भोजन को कंप्लीट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। लिक्विड के अंदर भोजन कन्वर्ट हो जाता है, भोजन को सॉलिड से, ठोस से तरल में बदल दिया जाता है। तो जो तरल भाग होता है ना, जो भोजन तो हमने ग्रहण किया है और जो तरल भाग बना दिया गया है शरीर के द्वारा, उसको काइम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। तो काइम के अंदर परिवर्तित, भोजन को काइम के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। पानी, शराब, एस्प्रिन सीधे अमाशय में पच जाते हैं और अवशोषित कर लिए जाते हैं। पानी, शराब और एस्प्रिन तीनों चीजें पेट के अंदर पच जाती हैं और वहां से सीधा आपके रक्त के अंदर भेज दी जाती है। जब हमने यूनिट नंबर 8 के अंदर हम धोती को पढ़ रहे थे, धोती के अंदर आप पानी पीते हैं और कुंजन क्रिया करते हैं, पानी को वापस बाहर निकालते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई जल के अंदर गुनगुना जल लेते हैं और गुनगुने जल के अंदर आप नमक मिलाते हैं। नमक वो इसीलिए मिलाते हैं कि पानी को है पेट की जो दीवारें, अमाशय की दीवारें, वो अवशोषित ना करें, इसलिए उसके अंदर जल मिलाया जाता है। तो अवशोषित नहीं करेगा, उसके बाद दोबारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर पानी, शराब और एस्प्रिन तीनों को सीधा अमाशय के अंदर ही पचा लिया जाता है, फिर अवशोषित कर लिया जाता है। भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाएगा जहां पाचन क्रिया का मुख्य भाग होता है। सिर्फ कितनी बातें अभी तक हम पढ़ के आए हैं भाई। यहाँ पर आपने जो बात ध्यान रखनी है कि भोजन आपके मुख से आएगा, मुख से होते हुए ग्रैसनी, ग्रैसनी से आहार नली में, आहार नली या फिर एसोफेगस में, एसोफेगस से आपके पेट के अंदर आएगा, पेट से होते हुए अब ये कहाँ जाने वाला है? आपकी छोटी आंत में जाने वाला है। अब यहाँ से ये, यहाँ से भोजन आया और यहाँ से अब ये छोटी आंत के अंदर आने वाला है। छोटी आंत के अंदर भोजन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब छोटी आंत के अंदर आने से पहले, अब अगर हम तरीके से देखें तो वैसे तो देखिए भाई, लीवर जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं है। लीवर यहाँ पर पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं है, लेकिन लीवर अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा है। लीवर अपना कुछ योगदान देता है। और एक यहाँ पर पेनक्रियाज, ये यहाँ पर इसके पीछे एक पत्ते जैसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं, या फिर इसको अग्नाशय कहते हैं। और ये एक लीवर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये संरचना देखिए, ये पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से यहाँ पर एक नली निकलती है और नली आके मिल कहाँ रही है? इस भाग के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिल रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिल रही है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ये अगर आपके पाचन तंत्र के सारे प्रमुख भाग हैं, तो यहां पर हम मुख को रख सकते हैं। फिर ये बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं आपके एसोफेगस। एसोफेगस के बाद आप यहां पर आपके अमाशय, अमाशय के बाद यहां पर छोटी आंत, छोटी आंत, फिर यहां पर बड़ी आंत, और यहां पर आप एनस या फिर गुदा द्वार। ये कंप्लीट, ये तो प्रत्यक्ष रूप से भाग यहां पर बन रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अमाशय और छोटी आंत के बीच में यहां पर दो अंगोर होंगे, दो अंगोर होंगे। एक लीवर होगा और एक पेनक्रियाज, पेनक्रिया या फिर जिसको अग्नाशय कहेंगे। ये दोनों मिलकर यहां पर स्त्रावण करेंगे। यहां पर ये यहां पर स्त्रावण करेंगे। एक चीज आपको यहां पर ये ध्यान रखनी है, ये प्रत्यक्ष रूप से तो भाग ये बन रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों यहां पर भाग बना लेते हैं। फिर प्रत्यक्ष रूप से तो ये भाग है, ये प्रत्यक्ष अंग है या फिर भाग है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर अपना योगदान देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान, अप्रत्यक्ष, ये भाग क्या है? अप्रत्यक्ष भाग है। ये दोनों के दोनों यार डायरेक्टली इसके अंदर शामिल नहीं होते, इनडायरेक्टली शामिल होते हैं, इनडायरेक्टली ये शामिल होते हैं। तो ये पूरी की पूरी आपने कड़ी ध्यान रखनी है, पूरी की पूरा क्रम ध्यान रखना। और इसके अंदर लीवर और पेनक्रियाज
ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर शामिल होते हैं। तो इनको भी हम यहां पर साथ साथ पढ़ लेते हैं। जो संरचना अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके संबंध में आपको एक दो बातें जो ध्यान रखनी है। अब यहां पर आप देखिए, ये तो है आपका, अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, ये तो है आपका पेट, और यहां पर पेट खत्म होगा, तो फिर भाग ये जो शुरू होगा, ये भाग आप जो नीचे यहां पर देख रहे हैं, ये भाग है छोटी आंत का, ये छोटी आंत का भाग है। इसको मैं यहां पर पेट लिखता हूं या फिर अमाशय लिखता हूं। और ये क्या है, छोटी आंत, ये भाग स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत का भाग है। ये भाग कौन सा है, छोटी आंत का भाग है। अब एक छोटी सी चीज आपको यहां पर समझनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लीवर जो है, लीवर बाइल का निर्माण करेगा और निर्माण करके स्टोर किसके अंदर करेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर कर देगा। यानी कि ये बाइल का निर्माण करेगा और निर्माण करके भेज किसको देगा, गॉल ब्लैडर को भेज देगा। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इसको स्टोर किए हुए रखेगा, और इसके पास ये एक पेनक्रियाज, यहां पर पीछे ये जो आप पीले रंग का भाग देख रहे हैं, पेनक्रियाज से एंजाइम आएंगे। यहां से क्या आएंगे, एंजाइम आएंगे जो भोजन के पाचन के लिए जरूरी होते हैं। ये जब एंजाइम आएंगे ना, तो बीच रास्ते में इसके अंदर ये मिल जाएगा, यानी कि बाइल और यहां से जो एंजाइम आ रहे हैं ये मिलेंगे, और ये कहां पर शामिल हो जाएंगे, यहां से जो काइम आ रहा है ना, काइम इसके अंदर आते जब ये नीचे जेजुनम के पास जाएंगे, 3 भाग है, जेजुनम, जेजुनम, इलियम। तो जब जेजुनम के पास जाएंगे ना, तो जाने से पहले ये क्या मिल जाएंगे, काइम के अंदर मिल जाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये बाइल और यहां पर जो पेनक्रियाज के द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाएंगे ना, वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये एंजाइम्स यहां पर सिक्रीट होने से पहले यहां पर सिक्रीट होंगे, और ये काइम के साथ अंदर चले जाएंगे आपके जेजुनम के अंदर, या फिर जो सबसे बड़ा भाग है आंत का, वहां पर ये चले जाएंगे। यकृत या फिर लीवर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लीवर के बारे में कुछ अध्ययन हम कर लेते हैं। यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाएगा। इसका अध्ययन क्या है, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी इसका अध्ययन कहलाएगा। हेप्टोलॉजी इसका अध्ययन कहलाएगा। एक बात इससे मिलता जुलता शब्द हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। हेमेटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन है। ये अध्ययन किसका है, रक्त या फिर ब्लड का। हेमेटोलॉजी और हेप्टोलॉजी मिलते जुलते शब्द हैं। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है और हेप्टोलॉजी किसका अध्ययन है, आपके लीवर का अध्ययन है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। यकृत या फिर जो लीवर है, इसका वजन क्या, 1.5 किलोग्राम है। आप कंप्लीट जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका हृदय लगभग 300 ग्राम के आसपास का है। आपके फेफड़े एक तरफ, दोनों तरफ को मिला दें, यानी कि एक तरफ का हिस्सा 500 से 600 ग्राम का है। इसी तरह मस्तिष्क जो है वो 1300 ग्राम के आसपास रहेगा, 1200 से 1300 ग्राम के आसपास रहेगा। किडनी जो है वो 130 के आसपास रहेगी। तो शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो लीवर का मुकाबला कर सके। यानी कि भार के अंदर और आकृति के अंदर, आकार में सबसे बड़ा अंदरूनी अंग बन जाता है। यानी कि सबसे बड़ा, सबसे भारी जो अंग है वो कौन है, लीवर है। रंग कैसा है, गहरा लाल रंग है, लगभग भूरे जैसा है, लेकिन थोड़ी सी लालिमा इसके अंदर रहती है, गहरा लाल रंग। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंदरूनी अंग। सबसे बड़ा अंग तो क्या है, त्वचा है शरीर का। शरीर की त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है, लेकिन सबसे बड़ा अंदरूनी अंग कौन है, लीवर है। और सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर है। तथ्यात्मक चीजें ध्यान रखना भाई। ये सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड हम इंग्लिश की लिख देते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है अंदरूनी, अंदरूनी अंग की बात हो रही। बाहरी जो है वो स्किन हो जाएगी या फिर त्वचा जो है वो बाहरी हो जाएगी। प्रतिदिन 1 लीटर पित्त स्रावित करता है। बाइल, पित्त या फिर बाइल का स्रावण किया जाता है, जो वसा, कार्बो, विटामिन को छोटे स्वरूप में तोड़ता है। वही बात मैंने बोली कि भाई इतना बड़ा भाग है, उसके ऊपर एंजाइम कार्य नहीं करेंगे। एंजाइम कौन लेके आ रहा है, एंजाइम तो लेके आ रहा है आपका पेनक्रियाज लेकर आ रहे हैं, अग्नाशय लेकर आ रहे हैं। तो वो एंजाइम्स कार्य कर पाए, इसलिए ये जो बड़ा भाग है ना, उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, ताकि एंजाइम उसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाए, अच्छे से उसके अंदर घुल मिल जाए। ये काम कौन करेगा, बाइल करके देगा।
अतिरिक्त वसा का भंडारण करने का कार्य व जरूरत पड़ने पर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करना। अतिरिक्त जो वसा हम खाएंगे, जो फैट हम खा रहे हैं, उसका भंडारण कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा, या तो मांसपेशियों के अंदर कर देगा या फिर उसको एडिपोज टिश्यू के अंदर कर देगा, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रख देगा। और जब जरूरत पड़ेगी व्यक्ति को, जब वो भूख मर रहा होगा, जब ऊर्जा की आवश्यकता है, तब उसको वापस निकाल लिया जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। अतिरिक्त कार्बो को ग्लाइकोजन के रूप में भंडार करना। अतिरिक्त कार्बो है उसको भी भंडार कर देगा, अतिरिक्त वसा है उसको भी भंडार कर देगा, उसको भी भंडार कर देगा। इसके अलावा जो आपके फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनको भी स्टोर करेगा, और जो वाटर सोल्यूबल है उनको जल के साथ, उनको पेशाब के साथ बहा देगा, उनको स्टोर करने का कार्य नहीं करेगा। अतिरिक्त प्रोटीन को वसा में बदलकर भंडारण कर दिया जाता है। अतिरिक्त प्रोटीन है उसको वसा के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके बाद स्टोरेज कर लेगा। अनेकों विटामिन व मिनरल का अवशोषण व भंडारण करना। यानी कि सारे शरीर का जो खजाना है ना, पोषक तत्व है, वो सारे के सारे लीवर के पास आते हैं, और लीवर ही उनका हिसाब किताब रखता है कि कितनी मात्रा के अंदर किसको कैसे कहाँ स्टोर करना है। यह काम किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। और लीवर को जो रक्त प्रवाह मिलता है या फिर रक्त जो मिलता है वो हेपेटिक आर्टरी से मिलता है, फिर हेपेटिक धमनी से मिलता है। और शिरा इसके पास कौन है? शिरा इसके पास दो है, ये ध्यान रखना। एक तो है पोर्टल वेन, एक तो है पोर्टल वेन जो इस रक्त आंत से लीवर में लाता है। ये तो है जो आंत से, आंत आपकी इंटेस्टाइन है, वहां से लीवर के अंदर ये पोषक तत्वों के साथ रक्त को लाया जाता है। एक तो है पोर्टल आर्टरी, पोर्टल आर्टरी ये भी आपके लीवर के अंदर आएगी। और हेप्टिक आर्टरी, हेप्टिक वेन, सॉरी हेपेटिक वेन जो है ये यकृत से रक्त लेकर इंफीरियर वेना केवा या फिर हृदय में जाता है। दो बातें आपने ध्यान रखनी है। ये आपका हृदय है, अगर मान लो कि ये आपका हृदय है, ये आपका लीवर है, और ये आपकी आंत है। इसके बीच में जो संबंध है, एक तो शुद्ध रक्त हृदय ने यहां भेजा, इसके बाद यहां पर जो आपकी आंत है, आंत से एक हिस्सा यहां पर आएगा और एक हिस्सा फिर यहां से वापस हृदय में जाएगा। और इनके अंदर भी जो नामकरण इनके किए हुए हैं, इनके जो नाम रखे हुए हैं उनके अंदर हेपेटिक धमनी, ये हेपेटिक शिरा या फिर वेन, और ये पोर्टल धमनी, पोर्टल शिरा। इस तरह से तीन प्रमुख हिस्से रक्त से संबंधित लीवर के साथ जुड़े हुए हैं। इसको आप हृदय कह रहे हैं, ये लीवर है और ये आंत है। इस संबंध में भी आपको ये जानकारी ध्यान होनी चाहिए कि तीन प्रमुख रक्त वाहिकाएं आपके लीवर के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तीन प्रमुख रक्त वाहिकाएं आपके लीवर के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। अगला हिस्सा जो हमारा है वो है पेनक्रियाज। अगला हिस्सा है पेनक्रियाज, या फिर जिसको अग्नाशय कहा जाता है। पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय। एक बात आपने ध्यान रखनी है, द पेनक्रियाज इज ऑफन कंसिडर्ड द पावर हाउस ऑफ द डाइजेशन। इनको क्या कहा जाता है? डाइजेशन का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? डाइजेशन का पावर हाउस कहा जाता है। नोट डाउन करके लिख लीजिए भाई कि अग्नाशय, अग्नाशय या फिर पेनक्रियाज जो है इनको क्या कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ डाइजेशन। पावर हाउस ऑफ डाइजेशन इनको कहा जाता है। और एक नाम ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये सेल इसको क्यों कहा जाता है और इसके पीछे कारण क्या है? इसको ऊर्जा निर्माण के लिए कहा जाता है। ऊर्जा
ऊर्जा निर्माण और शोषण का कार्य करने के लिए कोशिका का कार्य करने के लिए, और इसको पावर हाउस डाइजेशन को कहता है ये एंजाइम। और एंजाइम कौन से? एंजाइम जो पाचन में सहयोग करे, पाचन में सहयोग करते हैं। ये दोनों नाम इसलिए पड़े हैं भाई। अग्नाशय को पेनक्रियाज पावर हाउस ऑफ डाइजेशन कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा स्रावित किए हुए जो एंजाइम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पावर हाउस ऑफ सेल ऊर्जा निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। दोनों के अंदर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए भाई, पेनक्रियाज इज ऑफन कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ डाइजेशन। अमाशय के पीछे उपस्थित ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी 5% और बहिस्रावी 95% ग्रंथि दोनों हिट्रोक्राइन का कार्य करती है। ये जो आपका पेट है, यहां पर आप स्टोमक फिर देख रहे हैं कि जो थोड़ा धुंधला किया हुआ, इसके पीछे ये पेनक्रियाज उपस्थित है, या फिर अग्नाशय उपस्थित है। अग्नाशय जो है वो एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड कौन है? कि जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, जो एंडोक्राइन भी है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन, दोनों कार्य करती हैं। एंडोक्राइन का भी, एक्सोक्राइन, ये दोनों हैं क्या? अंतःस्रावी तो है कि जहां पर कोई ग्रंथि, कोई शरीर का अंग हार्मोन को, एंजाइम को डायरेक्ट रक्त के अंदर प्रवाहित कर देता है, और रक्त उसको उसके जो भी गंतव्य स्थान है कि जहां पर भी उसको पहुंचना है, जहां पर भी उसको जाना है, वहां पर भेज दिया जाता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, आपके पेनक्रियाज हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या करते हैं? रक्त के अंदर अपने एंजाइम्स को, अपने हार्मोन्स को स्रावित कर देते हैं, और रक्त जो है उनको जहां भी लेकर जाना है शरीर के अंदर, वहां पर उसको पहुंचा दिया जाता है। बात करें बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कि जहां पर ये खुद अपनी नालिकाएं होती है, अपने खुद के इनके डक्ट होते हैं कि जिनके माध्यम से ये जहां भी एंजाइम को पहुंचाना है, हार्मोन को पहुंचाना है, वहां पर इनके खुद के द्वारा पहुंचाया जाता है। रक्त की सहायता यहां पर नहीं ली जाती। यहां पर आप देखते हैं कि ये जो पेनक्रियाज हैं, अभी हमने पीछे एक फोटो के अंदर देखा था कि ये पेनक्रियाज जो है, इन यहां पर ये क्या उपयोग कर रहा है? यहां पर ये नली देख रहे हैं आप, ये नली आप देख रहे हैं, ये नली आ रही है, और ये खुद इसने क्या किया? इसके अंदर अपना जो एंजाइम है, एंजाइम को सीधा छोटी आंत के अंदर छोड़ दिया। लेकिन यह कार्य भी इसके द्वारा किया जा रहा है, और एक कार्य जो और किया जा रहा है, जैसे आप इंसुलिन का पढ़ेंगे, ग्लाइकोगन का पढ़ेंगे, वो दोनों स्त्रावण जो है वो रक्त के अंदर किए जाते हैं। तो ये रक्त के अंदर भी स्त्रावण करता है अपने एंजाइम्स, अपने हार्मोन्स को, और ये सीधा खुद भी छोड़कर आता है। लेकिन पाचन तंत्र के लिए कैसा काम कर रहा है? पाचन तंत्र के लिए बहिस्रावी के रूप में कार्य कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो एक ग्रंथि है वो पाचन तंत्र के लिए कैसा काम कर रही है? पाचन तंत्र के लिए एक्सोक्राइन का काम कर रही है, यानी कि खुद अपनी नालिकाएं हैं और वो छोटी आंत में एंजाइम को सीधा स्रावित करती हैं, वहां पर रक्त का सहयोग नहीं लिया जाता। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अमाशय में HCl की वजह से कायम भोजन अम्लीय एसिड हो जाता है, यानी कि पेट के अंदर जब अमाशय के अंदर भोजन आया, स्टोमक के अंदर जब भोजन आया, तो वो HCl जो एसिड वहां पर स्रावित किया गया है उसकी वजह से वो अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया है प्रकृति के अंदर। अब एसिडिक प्रकृति के अंदर कार्बोहाइड्रेट उनको पचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको दोबारा क्या किया जाता है? क्षारीय किया जाता है। क्षारीय करने के लिए एंजाइम्स का स्त्रावण किया जाता है। तो अग्नाशय के एंजाइम इसे क्षारीय करने का कार्य करते हैं, और क्षारीय करने के साथ साथ बाइल भी है जो छोटे स्वरूप में तोड़ रहा है, उसके बाद भोजन को पचाने का कार्य प्रमुख रूप से यहां पर किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है जो बार बार पूछा जाता है, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमिलेज जो है वो कार्य किस पे करेगा? कार्बोहाइड्रेट के पाचन पे। लाइपेज कार्य किस पे करेगा? वसा पे। और ट्रिप्सिन काम किसके करेगा? प्रोटीन पर। प्रोटीन के ऊपर रेनिन भी काम करेगा, और पेप्सिन भी काम करेगा, और ट्रिप्सिन भी काम करेगा। तीनों के तीनों किस पे काम कर रहे हैं? प्रोटीन पर काम कर रहे हैं। एमिलेज जो मुख के अंदर भी स्रावित किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, और एमिलेज
आपके पेनक्रियाज के द्वारा भी स्रावित किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट पे काम। लाइपेज जो मुख के अंदर भी स्रावित किया जाएगा, और जो यहां पर पेनक्रियाज के द्वारा भी स्रावित किया जा रहा है, जो वसा के पाचन में काम आएगा, जो फैट के पाचन में काम आएगा। तो ये तीनों नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। ये किस किस के ऊपर काम आएंगे ये आपने ध्यान रखना। और एक टाइलिन जो है मुख के अंदर, टाइलिन, अब कंफ्यूज नहीं होना है ये कहां से आ रहा है भाई, मुख के अंदर इसको स्रावित किया जा रहा है। तो ये चार नाम, और पेप्सिन, रेनिन, HCl, वो कहां के हैं, पेट के हैं। वो कहां के हैं, पेट के हैं। तो ये चारों पांचों नाम जो आ रहे हैं, एमिलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन, HCl, रेनिन, पेप्सिन, ये सारे के सारे नाम ध्यान रखने, और आपको पता होना चाहिए कि किसका स्त्रवण कहां पर किया जाता है, और इन तीनों को कहां कहां उपयोग किया जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर, लाइपेज वसा पर, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के संबंध में जो जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो क्या है, इसके तीन भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसको आप DJI इस तरह से कोई एक ट्रिक बनाकर आप याद कर लीजिए, आपको क्रम याद रहेगा। इसका क्रम इंपॉर्टेंट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI, इस तरह से आप याद रख लो। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, या फिर पाचन की जो नली है ना उसका सबसे लंबा भाग है। हाँ, ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन अगर इसको खोलेंगे तो खूब लंबा हो जाएगा। और उसके पीछे वजह क्या है कि भोजन को पचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले, इसलिए इसको क्या रखा गया है, सबसे लंबा भाग रखा गया है। लगभग 7.5 मीटर इसकी लंबाई है। सर्वाधिक पाचन का कार्य यहीं पूर्ण होता है, पेट के अंदर सर्वाधिक पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। छोटी आंत 3 भागों में विभक्त है, छोटी आंत 3 भागों में विभक्त है। पहला तो है डेड्यूनम। डेड्यूनम ये वो भाग है जो अमाशय के साथ जुड़ा हुआ है, अमाशय से काइम को लेके आएगा और लाके किसको दे देगा, जेजुनम को दे देगा। और जेजुनम वो भाग है कि जिसके अंदर सर्वाधिक पाचन किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा, सर्वाधिक जो भोजन आया है उसको सर्वाधिक, उसके अंदर से पोषक तत्वों को निकाला जाएगा, सर्वाधिक पाचन किया, सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद इलियम, यहां से अब अगर इन दोनों को देखें तो ये हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, अमाशय, और ये हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत। ये हिस्सा बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, और ये हिस्सा बीच में एक सिरा इससे जुड़ा हुआ और एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक अवशोषण किस में हो रहा है, जेजुनम के अंदर हो रहा है, और फिर इलियम, जहां से काइम जो है, भोजन जो है वो किसके अंदर जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। सिर्फ इतनी सी बात यहां पर, ये जो एक फैक्ट है इसको थोड़ा आपने गौर से पढ़ना है, गौर से इसको याद करना है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। छोटी आंत पाचन का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग है, और सर्वाधिक पाचन का कार्य यहीं पूरा होता है। और इसके अंदर भी सर्वाधिक काम कौन कर रहा है, जेजुनम कर रहा है। और ये क्रम याद रखना है, DJI। अब यहां पर जो एक बात आपको गौर करने योग्य है वो क्या है, यहां से पेट का भाग यहां पर शुरू हुआ, यहां पर डेड्यूनम शुरू हुआ, और उसने लाकर यहां पर जेजुनम को ये भाग दे दिया, और जेजुनम यहां से शुरू होगा और जेजुनम यहां बीच में रहेगा, और इलियम जो है वो ये भाग रहेगा, और ये यहां पर बड़ी आंत को, यहां पर बड़ी आंत के साथ मिलेगा, और यहां से ये सारा का सारा मटेरियल है यहां पर देगा, और फिर ये ऊपर की भाग बड़ी आंत का काम रह जाएगा। फिर यहां से काम जो रहेगा वो बड़ी आंत का रहेगा। यानी कि भोजन यहां से आया, अगर भोजन के मार्ग को हम देखें तो भोजन यहां से ऊपर से पेट के अंदर आया, पेट के अंदर आने के बाद डेड्यूनम के अंदर आया, डेड्यूनम ने जेजुनम को दिया, इसने यहाँ पर अंदर पाचन किया, यहाँ पर पाचन वगैरह किया, और पाचन करके इसने इलियम को दिया, इलियम ने बड़ी आंत को दिया। बड़ी आंत के अंदर भोजन यहाँ से इस तरह गया, यहाँ से इस तरह गया, यहाँ से इस तरह गया, और इस दौरान पाचन हुआ, और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को त्याग दिया गया, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को त्याग दिया गया। तो ये एक क्रम आपने ध्यान रखना है कि किस क्रम के अंदर यहाँ पर बात हो रही है। चलिए भाई आगे बढ़े। भोजन का अवशोषण विल्ली के माध्यम से किया जाता है। जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि कुछ दीवारें या फिर कुछ इस तरह की संरचना होगी, इस तरह की संरचना आपकी छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं।
इस तरह झाड़ूनुमा संरचना यहाँ पर पाई जाती है। और ये संरचना क्यों यहाँ पर पाई जाती है? क्योंकि अवशोषण करने का काम कर सके। कुछ इस तरह की संरचना आपके श्वसन तंत्र में भी पाई जाएगी और यहाँ भी पाई जाती है। ये विली है। विली का मतलब क्या है? विली का मतलब विली का मतलब क्या है कि भोजन यहां से गुजरेगा तो ये झाड़ूनुमा संरचना जो है ना, ये अवशोषित कर लेंगी। ये क्या कर लेंगी? भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको खींच लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। तो अवशोषण करने का काम विली के माध्यम से किया जाता है छोटी आंत में। प्रमुखतः छोटी आंत के अंदर ये कार्य किया जाता है। वसा लाइपेज या फिर लिपेज एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है। भोजन में आए वसा को एक तो फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ दिया जाता है, यानी कि छोटे स्वरूप में तोड़ा जाता है, पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद इनको ये विली के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन को किसके अंदर तोड़ा जाता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन नामक एंजाइम है और भोजन के अंदर आए प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ लिया जाता है। इनको किस में तोड़ा है? पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट एमिलेज एंजाइम है जिसको स्टार्च में ये तोड़ा जाता है, जिसको स्टार्च में तोड़ा जाता है। तो यहां पर कौन कौन सा लिपेज या फिर लाइपेज एंजाइम जो है वसा के ऊपर कार्य कर रहा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे के सारे प्रोटीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और एमिलेज या फिर अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कार्य कर रहा है। जो इसके छोटे स्वरूप के अंदर, जो इसकी सिंपल फॉर्म है, इसको स्टार्च में तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ा जाएगा, वसा को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ा जाता है और उसके बाद इनको अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद इसको अवशोषित कर लिया जाता है। अंतिम भाग के अंदर हम पहुंच रहे हैं। फिर बात आती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर या फिर 5 फीट है। बड़ी आंत में अब प्रमुख चीजें जो है वो अवशोषित हो गई है, लेकिन जो काइम है, काइम के अंदर जल की मात्रा फिर भी है। अब जल की मात्रा को वापस शरीर के अंदर रखा जाता है। बड़ी आंत में जल, विटामिन और लवणों का अवशोषण यहां पर किया जाता है। और खास तौर पर उन हिस्सों का जो बच जाते हैं, जो छोटी आंत से बच जाते हैं, छोटी आंत से चूक जाते हैं, उनका अवशोषण बड़ी आंत में कर लिया जाता है। इसके 4 भाग हैं। एक असेंडिंग कोलोन है, एक ट्रांसवर्स कोलोन है, आरोही अनुप्रस्थ, एक डिसेंडिंग कोलोन अवरोही है और एक सिग्मोइड कोलोन है। इनकी तस्वीर हम देख लेते हैं कि ये तस्वीर कौन कौन सी है या फिर किसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ये यहां पर देखिए भैया आप, एक तो शब्द आप यहां पर सीकम देखिए, एक शब्द है यहां पर सीकम। सीकम शब्द है जब छोटी आंत से जो भी पदार्थ अवशोषण करने के बाद बचेगा वो यहां पर छोटी आंत में, यहां पर सीकम के अंदर पहले जमा किया जाएगा। यहां सीकम के अंदर आएगा, फिर सीकम से यहां से ऊपर की तरफ भोजन यहां पर चलना शुरू होगा। भोजन की जो गति होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यहां से इस तरफ भोजन यहां पर चलेगा। ये कौन सा कोलन आ जाएगा? असेंडिंग कोलन आ जाएगा। उसके बाद पहले सीकम फिर असेंडिंग कोलन, असेंडिंग। उसके बाद असेंडिंग के बाद ये हिस्सा आएगा, ये हिस्सा कहलाएगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कोलोन कहलाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग, नीचे की तरफ ये हिस्सा आएगा, ये डिसेंडिंग कहलाएगा। ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन। और यहां पर ये हिस्सा जो है, यानी कि ये हिस्सा जो है, ये क्या कहलाएगा? सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा। और सिग्मोइड कोलोन के बाद में ये एक हिस्सा जो यहां पर एनस या फिर रेक्टम का होगा। रेक्टम, यहां पर क्या होगा? रेक्टम का हिस्सा यह होगा। यहां पर रेक्टम का हिस्सा शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी और अंत यहां पर होगी। और बीच में ये लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग हैं, यानी कि बड़ी आंत के 4 भाग। बड़ी आंत के 4 भाग इस तरह से रहेंगे। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
इनको हम नीचे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको जो पीडीएफ मिले, पीडीएफ के अंदर बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से लगे हुए आपको मिल जाए। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने देखा असेंडिंग कोलन आरोही, ट्रांसवर्स कोलन अनुप्रस्थ और डिसेंडिंग कोलन अवरोही और सिग्मोइड कोलन। यहाँ पर बड़ी आंत के अंदर ये 4 भाग हैं, DJI, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, वो तीनों के याद होने चाहिए। यहाँ पर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ये याद होने चाहिए। इनके भी क्रम आपको याद होने चाहिए, उनके भी क्रम आपको याद होने चाहिए। और इस क्रम के बाद बड़ी आंत का अंत मलाशय या फिर रेक्टम, मल पदार्थ स्टोर, यहां पर स्टोर किया जाता है। अब दोनों तरफ यहां पर स्टोर हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। वह गुदा भाग अनपचे व अपशिष्ट भोजन व पानी को बाहर निकाल देता है। एनस या फिर गुदा द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को त्याग दिया जाता है। अब यहां पर कंप्लीट जानकारी हमारी हो चुकी है। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं सारी की सारी चीजों को। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा को थोड़ा सा बड़ा रखने के पीछे वजह भी यही थी कि जब बड़ी कक्षा हमारे पास होती है तो हम एक समय जो हमारा दोबारा रिवाइज करने में या फिर व्यर्थ नहीं होता है, कि हम छोटे समय के अंदर अच्छा काम यहां पर कर लेते हैं। शुरुआत मुख से होगी, पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होगी। मुख के अंदर आप भोजन को ग्रहण करेंगे और यहीं से मैकेनिकल या यांत्रिक पाचन शुरू होगा, जो दांतों के माध्यम से किया जाएगा। जब दांत भोजन को कुचल रहे हैं, तब दांत भोजन को तरल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट के अंदर सॉलिड भाग से या फिर ठोस भाग से तरल भाग के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। उस समय उनके अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा लार मिला दी जाती है। दांत जो है हमारे 32 संख्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। 20 अस्थायी हैं, 12 स्थायी हैं। बात करें हम लार ग्रंथियों की, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं जिनके अंदर पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर टाइलिन, लिपेज, एमिलेज का स्त्रावण यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद इसी के अंदर दांतों के अंदर हम पढ़ सकते हैं इनेमल जो है वो सबसे कठोर भाग है शरीर का, जिसके अंदर 96% लवण जो है वो पाए जाते हैं, फिर मिनरल्स पाए जाते हैं। वहां से आगे बढ़े तो हम ग्रेसनी के भाग को पढ़ते हैं, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग बनता है। उसके बाद एसोफेगस, कर्मा कुंचन गति करने वाला एक अंग, जिसको फूड पाइप या फिर ग्रास नली भी कहा जाता है, जहां से भोजन आपके अमाशय में जाता है। अमाशय को 4 भाग में हमने बांटा है और जो एक दरवाजा है उसको कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अमाशय के 4 भाग हैं जो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। पेरिटोनियम उसकी दीवार है और भोजन को वहां पर काइम के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। काइम के अंदर ये जो लिक्विड भाग है उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। काइम के अंदर परिवर्तन करने से पहले या फिर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण होता है, पेप्सिन और रेनिन का यहाँ पर स्त्रावण होता है। भोजन को अम्लीय बना लिया जाता है, काइम को अम्लीय बना लिया जाता है और वहां से भोजन ड्यूडिनम के अंदर जाएगा। ड्यूडिनम के अंदर जाने के बाद, जाने के साथ ही, ड्यूडिनम के जाने के साथ ही जो बाइल है और जो पेनक्रियाज है वो बाइल जूस और पेनक्रिएटिक एंजाइम्स का स्त्रावण उसके अंदर किया जाता है। वहां से जेजुनम के अंदर सर्वाधिक अवशोषण होगा, फिर इलियम से होता हुआ सीकम में आएगा, वहां पर अस्थायी भंडारण है। वहां से फिर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन के अंदर आएगा। फिर रेक्टम के अंदर मल को स्टोर किया जाएगा और एनस या फिर गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है उनको त्याग दिया जाएगा। तो कंप्लीट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक क्लास के अंदर लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल आराम से। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको मैंने आपको मार्क करवाया है, उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। मैं पुनः एक बार दोबारा बता दूं कि वो कौन कौन सी जानकारी हैं जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख के अंदर यांत्रिकी या फिर मैकेनिकल पाचन शुरू हो जाता है। टाइलिन का स्त्रावण मुख के अंदर किया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, कुल संख्या इनकी 6 है। इसके अलावा एसोफेगस कर्माकुंचन गति करता है। अमाशय जो वो अस्थायी भंडारण है। पेरिटोनियम उसकी बाहरी परत है, सबसे चौड़ा भाग है पाचन नली का। पेप्सिन, रेनिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण यहाँ पर अमाशय में किया जाता है, स्टोमक में किया जाता है। वहां से जब आप छोटी आंत के अंदर आएंगे, छोटी आंत के अंदर वसा को
फैट को पचाने के लिए लिपेज का स्त्रावण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज का स्त्रावण किया जाता है और ट्रिप्सिन का स्त्रावण प्रोटीन के पाचन के लिए किया जाता है। तीनों भाग आपने ध्यान रखने हैं जो छोटी आंत के हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। सबसे ज्यादा पाचन का काम, सबसे ज्यादा अवशोषण का काम जेजुनम के अंदर होगा और उसके बाद भोजन को सीकम के अंदर स्टोर किया जाएगा। सीकम से असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलन के अंदर होते हुए रेक्टम के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर किया जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ को फिर एनस या फिर मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाएगा या फिर गुदा द्वार द्वारा त्याग दिया जाएगा। तो यहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। समस्त जो विद्यार्थी कक्षा को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कोई आपको यहां पर डाउट है। जिन जिन बातों पर गौर किया गया है, इनेमल, टाइलिन, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरिटोनियम, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ये सारे के सारे नाम ध्यान रखने हैं। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, सब नाम के ऊपर अगर आप बात एंजाइम्स की बात करें, टाइलिन, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, सब के सब आपने ध्यान रखने हैं। क्लास के बारे में मैं बात कर लूंगा भाई, अगर अटक रही है क्लास तो मैं बात करूंगा, कोई बात नहीं, कर ली जाएगी, टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे भाई। आप भी एक बार उनको कॉल कर लेना, नंबर आपके पास है, आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो समाधान कर दिया जाएगा उसका। इसके अलावा कोई किसी को विद्यार्थी को कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं भाई। कंप्लीट आपको रिपीट ज्यादा करना है चीजों को, थोड़ा सा आप इनको अभ्यास करते रहिए, अभ्यास में बने रहिए ताकि चीजें जो है वो स्पष्ट होती रहें। चलिए भाई, समस्त हमारे जो साथी हैं जो आज की कक्षा के लिए जुड़े हैं, लाइव सेशन के लिए जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल की क्लास में हम एक और सिस्टम, एक और तंत्र के साथ हाजिर होंगे और हम इसी तरह निरंतर यूनिट नंबर 7 जो सबसे मुश्किल यूनिट है उसको इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको कवर करेंगे ताकि आपको यहाँ से कोई परेशानी नहीं हो। और एक बार अगर आप ये यूनिट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी।